नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हमारी पाकिस्तानी आवाम किस विषय पे चर्चा कर रही है। इंटरनेशनल कितना वो पीछे है और कितना उनका जीडीपी है और कैसा ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेशियो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ का कैसा है। इन सब चीज़ों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। तो आइए देखते हैं इस कुछ वीडियो भाई को। मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? एहतिशाम काजिम। राजतुल हक यानी। जबरदस्त हो गया। क्या करते हैं? स्टूडेंट। मैं भी स्टूडेंट। अच्छा, जबरदस्त। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिया बल्कि। अच्छा, जबरदस्त। मैं BSIR कर रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। मेरा क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का ये भाई। अभी ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और ब्रिक्स के समिट के अंदर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई हैं कि जिसके ऊपर दुनिया यकीन नहीं कर रही थी। बहुत सारे यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, उसके बाद एथोपिया ने और ईरान ने एक ब्लॉग बनाया है इंडिया के साथ मिलकर। और इस पाकिस्तान तो आपको कहीं पता है ही नहीं। ये ब्रिक्स का जो समिट बनाया है इसलिए गया था कि G7 कंट्रीज को टक्कर दे सके। क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया का ये जो सा ब्लॉग उन्होंने बनाया है तो वो कितना कारआमद साबित होगा और हम क्यों नहीं किसी भी ब्लॉग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते, शामिल हैं? कौन जवाब देना चाहेगा? ये तला साहब जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एज पर नेशन अगर मैं बात करूँ, इंडिया एज अ सही बात स्टेट है। इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट कंपेरेटिवली अगर पाकिस्तान से उसको कंपेयर किया जाए। सो इन कंसर्निंग फॉर दैट एक पॉइंट मैं अगर ऐड करना चाहूँ, अगर मुल्क की हम अगर इकॉनमी की बात करें तो हैदराबाद दक्कन एक छोटी सी स्टेट हैदराबाद है। आईटी हब है। आप लोगों को पता ही होगा और जिसको नहीं पता है वो जान जाए कि आईटी हब है। और आईटी की सबसे ज़्यादा कंपनियां वहाँ पे और नोएडा में है। तो अब इस भाई की जुबानी ही सुन लीजिए कि क्या है इंडिया। इंडिया की एंड दैट इज़ आई थिंक थ्राइस थ्राइस टाइम स्मॉलर देन पाकिस्तान स्टेट। और उस स्टेट की पूरी जो जीडीपी है, जो इकॉनमी है, वो पाकिस्तान की जीडीपी की थ्राइस है, डबल से भी एक ज़्यादा। तो अगर वो आईटी के एक सेक्टर है, दैट इज़ द आईटी हब, मेन आईटी हब ऑफ इंडिया, वो इतना प्रोग्रेस कर रही है एंड दैट एंड इवन थो the lectures of you can say some foreign universities is being yawned by the lectures of India of IT। तो वो इस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। इवन तो अगर उनके आप जो है मैन्युफैक्चर ब्लॉक की बात करें तो उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अपनी कंट्री के अंदर, चाइना वो चाइना से मैन्युफैक्चर लोग अपनी खुद करते हैं। वी डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इन चाइना पाकिस्तान। तो इन हमने लोगों को हर चीज़ डेटा जो समझता ही है। है वी हैव टू वैसे तो जस्ट ओरिजिनल बात यू कैन इंडिया से है, इंपोर्टेड फ्रॉम लेकिन द ये फॉरेन लोग कंट्रीज जस्ट लाइक अपना चाइना बात को मोस्टली चाइना मेजरली को कहते जो हैं। ज़्यादा हमारे तो जो सामान जो आता है इम्पोर्ट आप करके वो लोग चाइना भर से के कमेंट कर वी आर सकते नॉट हैं। दैट सेल्फ कमेंट डिपेंडेंट। सेक्शन पूरा और ओपन हमें है आप आई लोगों थिंक के लिए। प्रोग्रेस करने के लिए वी नीड दोज यूथ डिस्पाइट ऑफ लिविंग जस्ट the country for the sake of you can say any you can say for the best survival, they should stay here in Pakistan and do something progressive। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पे छेड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये बात कभी हम मुकालमे में जो है कभी इसको बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम खुद मुखलिस नहीं अपनी कौम के साथ। अभी इलेक्शन जा रहे हैं और मैं समझता हूँ, मैं अभी जो है खुल के वो बात नहीं कर सकता, पर मैं एक बात अगर कहूँ आपको कि अगर अभी तक हम सही और गलत में तफरीक नहीं कर सके ना, तो हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। और अगर अभी भी हमने असल हकीकी नुमाइंदे को अगर हमने इलेक्ट नहीं किया तो अगले 75 साल क्या, अगले 75-100 साल तक हमारी मुल्क की हालत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जिस तरह से आपने देखा तकरीबन 62 कंट्रीज़ को हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर फ्री वीज़ा एंट्री मिल गई है। तकरीबन 62 कंट्री। हमें अगर आप हिसाब लगाएंगे 33 कंट्रीज़ में भी मुश्किलात से जा सकते हैं फ्री वीज़ा एंट्री, मतलब कि आपने किसी भी कंट्री जाना, टिकट लें और जा सकते हैं। उनको अभी के दरमियान आप तुर्की देखें, तुर्की के साथ भी उनके मुआहदे चल रहे हैं कि तुर्की भी कह रहा है कि भाई रशिया वो जा सकते हैं फ्री वीज़ा एंट्री के साथ। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर फ्री वीज़ा एंट्री पर उनको मिल जाती है और दूसरी कंट्रीज उनको वेलकम करती है। अभी दुबई ने भी हमारे वीज़े बैन किए हुए हैं, दुबई भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सऊदी अरेबिया ने हमें लेटर भेजा कि आपके पाकिस्तानी यहाँ पर आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? एज अ कौम हम करप्ट हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या हम अपने कौम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाहर जाकर मैं कोई गलत काम करूंगा इंडिविजुअली तौर पर तो मैं अपने मुल्क को बदनाम कर रहा हूँ, क्या ये सही चीज़ें हैं? लेकिन इन चीज़ों के अंदर इंडियंस का नाम नहीं है, हमारा नाम क्यों है भाई? मैं ये नहीं कह सकता कि हम जो है ज़ाती तौर पे बहैसियत एक कौम करप्ट हैं। असल में हमारी जो माशी हालात की जो तंगदस्ती है ना, उसकी वजह से
हमारी जो कौम के जो असल यूथ और जो असल जो नुमाइंदे हैं जो कि बाहर के ममालिक में जाके काम करते हैं अपने ज़रिए माश की तलाश के लिए, वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं। और क्योंकि अगर वो मायूसी का आलम अपनी किसी चीज़ को पूरी करने के लिए अगर उनको एज अ सेकेंड वे जो है इख्तियार करना पड़ता है, दैट इज़ यू कैन से डिफेमेशन ऑफ एनीथिंग और कोड ऑफ कंडक्ट, तो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स और एनी रिमार्क्स फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मैं खुद कभी बार ये चीज़ सोचता हूँ तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता हूँ कि हम किस राह पे जा रहे हैं। नहीं है। और आप देखिए दो मुल्क एक ही टाइम में आज़ाद हुए, आज उन्होंने $5 ट्रिलियन की उन्होंने मईशत बना ली है। वहाँ की कौम में जहर भरा जाता है, जैसा कि मूवियों में दिखाया जाता है, वो रियलिटी है कि वहाँ के लोगों में ना इंडिया के खिलाफ जहर भरा जाता है। वो इवन इंडिया के खिलाफ ही नहीं, मतलब अब मान लो एक जगह के लिए अगर जहर भरोगे तो बाकी और जगह पे जाके वो अमृत थोड़ी ना उगलेंगे, वो जो जहर खाए हुए हैं वो जहर ही तो उगलेंगे। तो ये हाल होता है, अलग अलग देश में जाते हैं और अलग अलग देश में इन लोगों को वहाँ की सेवाएं मिलती हैं। आगे देखिए, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना ली उन्होंने और उनके फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन के रिजर्व हैं। आप अंदाजा लगाएं एक चीज को देखते हुए, जब आप देखते हैं कि जिससे हम कहते हैं पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारा दुश्मन है, कहना तो नहीं चाहिए, बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं हम, हमारी सोशल स्टडी की किताबों में भी यही पढ़ाते हैं कि दुश्मनी पढ़ाना, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज पे आकर देखें तो क्या हम उनके बराबरी में है दुश्मनी करने के? एक्चुअली मैं भी इकोनॉमिकल तौर पर बात करें भाई, फैक्चुअली बात करनी है। अगर मैं फैक्चुअल बात करूं तो देखें इंडिया की पॉपुलेशन हमसे मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थ्री टाइम्स हमारे से जो है, वो भाई ने जैसे भी कहा कि 3 टाइम्स हमारे से जो है ज़्यादा है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इज़ अ मेजर फैक्टर कि जहाँ पे एक चीज़ आती है इकॉनमी में कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑब्वियसली वहाँ पे फिर जो है वो जो फैसिलिटीज उनको एम्पावर करने की वो भी ज़्यादा। एक बात बताएं, पॉपुलेशन की बात की, दुनिया के फिफ्थ बड़ा मुल्क हमारा भी है ना भाई, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मैटर करती है। तो उन्होंने अपने देखें 1.5 करोड़ आबादी को संभाला, हमसे क्या 5 करोड़ या 21-22 करोड़ या 25 करोड़ आवाम नहीं संभाली जा रही, मैनेज नहीं हो रही। जो एक तरफ तो इकोनॉमी है, दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, जब पाकिस्तान बना था तो शायद 8 करोड़ के करीब मेरे ख्याल में, 8 या 12 करोड़, और अब इस वक्त 24 करोड़ है, 23-24 करोड़ बताते हैं। सो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन के लिए जो हमने पॉलिसीज़ बनानी है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं नहीं। क्रोनोलॉजिकली जब हम अपने कंट्री का उसका स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने ना तो इन 76-77 सालों में डेमोक्रेसी को परवान चढ़ने दिया है, पर डेमोक्रेसी नहीं थी ना। मतलब हर दफ़ा अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो उसको मतलब आप जानते हैं कि पौधे को लगाकर उखाड़ कर चेक करते हैं क्या सही लगा कि नहीं लगा, दोबारा लगाते हैं, क्या वो पौधा चलता है? नहीं, बिल्कुल वो नहीं चल सकता। सो पाकिस्तान मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि थ्रू आउट एक कंफ्यूज्ड किस्म का कंट्री रहा है, आइडियोलॉजिकली भी और सिस्टमेटिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी। ये कभी भी जो इनके अवाम है, डेमोक्रेसी अवाम की होती है, तो अवाम के नज़रियात बिल्कुल और हैं, वो कभी भी किसी भी तरह इसके जो आइडियाज़ हैं उनके साथ मिल के चल नहीं सके। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ इकॉनमी नहीं, इकॉनमी के साथ हमारी पॉपुलेशन है, हमने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई तो अब इतनी बड़ी आबादी को लेके चलना वो बहुत से मसाइल। आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने पहले बात की थी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो आपने जैसे बताया कि 8 करोड़ या 12 करोड़ की आबादी थी। सर देखें, हमसे 8 करोड़ 12 करोड़ या 25 करोड़ नहीं मैनेज हो पा रहे हैं। अभी चाइना के अंदर आबादी देखेंगे, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, इंडिया ने बीट कर दिया चाइना को आबादी के लिहाज से, वो आबादी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। और आबादी को दिखाकर सर वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास लेबर सस्ती है, आजो भाई अमेजोन इधर आओ, आजो गूगल इधर आजो भाई कोई दुनिया की कोई कंपनी बता दें कि जो कि उधर मैन्युफैक्चर। ये भाई साहब ने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पौधे को उखाड़ के और फिर लगा के देखना कि मतलब हाँ ये ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस हिसाब से तो पौधे बढ़ेंगे नहीं। तो अच्छा कॉमन सेंस इन्होंने पकड़ा है पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में जो नहीं होती हो। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी का क्या फायदा कि मैनेज भी नहीं हो रही और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। नहीं, ये आबादी पॉपुलेशन के साथ एक लफ्ज़ होता है डेंसिटी, ठीक है ना। हमारी आबादी ज़्यादा है, चाइना की हमसे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी डेंसिटी उनसे बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास एरिया कम है और हमारी आबादी निस्बतन उनसे बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह बनाते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास हमारी
आपको पता ना कि 80% ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास है और 80% हमारी जो आबादी है वो यंग है, 18 साल से लेके 35 साल तक। 60% तो मैंने सुना था। नहीं 80% है, 80 जो यंग्स हैं हाँ उनमें 80% है नई मरदमशुमारी के मुताबिक। तो अगर हम अपनी इस आबादी को स्किल्ड करते हैं तो हम बहुत स्किलफुल करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं तो हम कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन हमारी असल में प्रायोरिटीज़ नहीं है, हमारा मतलब वो ना किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इस कंट्री में इंसर्जेंसी है और वो लिटरली इंसर्जेंसी ही है। तो जब इंसर्जेंसी होती है तो उन स्टेट्स को सॉरी टू से फेल्ड स्टेट्स भी लोग कहते हैं। मैं मतलब टेक्निकली बात कर रहे हैं, टेक्निकली ना वो हाँ। तो ये इस हद तक मसाइल हैं कि इनके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो बात से मजीद बात निकलेगी और सर्कुलर लूप बन जाएगा तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। हम बातें करते रहेंगे नहीं मजीद बातें निकलेंगी। तो अच्छा, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आपके? एक हमारे मुल्क का फ्यूचर, दूसरी तरफ चाइना और इंडिया के दरमियान ये रेस लगी हुई है कि भाई 2035 तक अगर इंडिया ने कहा कि मैं तुम्हारी मईशत को बीट कर दूंगा, जिस स्पीड से वो ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, जिस स्पीड से यूं दुनिया का हर एक मुल्क इंडिया का सपोर्ट करने के लिए पीछे लगा हुआ है, जिस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहे हैं, दुनिया से इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रही है, क्या लग रहा है कि चाइना को टक्कर दे देगा इंडिया फ्यूचर के अंदर आकर कहीं भी किसी मुकाम पर? ऑब्वियसली वो टक्कर दे रहा है, दे क्यों नहीं देगा। 2035 इवन के एक रिपोर्ट द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक 2030 तक चाइना विल बी द मोस्ट पावरफुल एक्टर इन दिस रीजन साउथ एशिया में। और वो जब 2023 में उनको कम्पीट कर जाएंगे तो उस वक्त हो सकता है कि हमारे जो ये छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं ना कंट्रीज के आपस में वो भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि फिर वो वाकईतन मुकाबला जो होगा उनका आपस में वो रहेगा ही नहीं। किसी भी तरीके से हम मुकाबला करने के काबिल, ये सच्ची बात है, होंगे नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि उनका आपस में करते हैं तो हमें साथ में ये भी देखना है कि इंडिया के किन कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट हैं और चाइना के किन कंट्रीज के साथ कन्फ्लिक्ट हैं। किनके साथ कॉन्फ्लिक्ट? पाकिस्तान के अलावा एक बता दें। चाइना के साथ उनका है वो। लेकिन अब इतनी बड़ी मिसाल, चाइना के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा लद्दाख का, लेकिन ट्रेड बंद नहीं हुई, अभी तक नहीं कर रहे वो बंद। वो रियलिस्ट है ना, वो रियलिस्ट हैं। वो ये नहीं देखते कि अब अगर हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है या हमने उनको अपनी जाती अनाद वाली दुश्मनी बना लेना है, जो हमारे यहाँ पे लोगों ने मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, तो ये असल में सारे होते हैं इलेक्शन को रिग करने के लिए या अपनी जो होती हैं पॉलिसीज या अपने ज़ाती मफाद के लिए ना पॉलिटिशियंस का होता है कि वो आवाम को मैनिपुलेट करें। ये वो सारी चीज़ें हैं। भाई की तरफ आऊँगा मैं। क्या जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोगों को इमोशन किया जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल समझ ले या क्या किया जाए कश्मीर के नाम पर, क्या कश्मीर के नाम पर रोटी खा सकती है अवाम? क्या यहाँ पर इंडिया के नाम पर जिस तरह से दुश्मनी बेची जाती है, क्या इंडिया के नाम पर गरीब अवाम को रोटी दे सकते हैं हम? या फैक्चुअल बेस पर आकर के भाई अब जो किया था हमने बहुत हो गया, अब हमें ट्रेड करनी चाहिए, रिलेशन को बिल्ड करना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, या फिर यही चलता रहेगा तो यही हालात होता रहेगा? अगर कुछ अलग हासिल करना तो कुछ अलग करना पड़ेगा ना। क्या ख्याल है आपका? यार मेरे ख्याल से ये जो है ना ये सारी मन घड़क बातें हैं, क्योंकि अब हमारी यूथ के अंदर इतनी एम्पावरमेंट आ गया कि वो सही और गलत में अब तफरीक कर सकती है और उसको पता है कि व्हाट वी हैव टू डू द नेक्स्ट मूव। एंड इवन तो अब ये बातें जो हैं ये सारी बिल्कुल सही नाउ ठीक है, क्योंकि अब हम एक अच्छी बात है और ये कहीं ना कहीं मोदी जी का स्टार्टिंग का विजन था जब मोदी जी फॉरेन होता तो आज हम भी कोई ना कोई किसी न किसी हमारा मुल्क भी मुकाम पर पहुंच गया होता। जो सारी बातें मैंने उनसे पूछी उसको आप कैसे देखेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे? ये तो केवल मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से रिपीट करता हूँ। जिस तरह से हमें यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता है इंडिया के नाम पर, जिस तरह से रिलीजन के नाम पर कहा जाता है कि नॉन मुस्लिम है उनके साथ रिलेशन नहीं हो सकता, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, उनके साथ क्यों रिलेशन बेहतर किया? इंडिया के नाम पर दुश्मनी क्यों बेची जाती है? क्या इंडिया के नाम पर यहाँ पर दुश्मनी बेच के, कश्मीर के नाम पर बेच के, क्या यहाँ के लोगों को हम रोटी खिला सकते हैं? रोटी खिलाने के लिए तो ट्रेड करनी पड़ेगी ना भाई। तो ट्रेड कौन करेगा? ट्रेड तो बंद की हुई हमने। इंडिया दुनिया की बड़ी मईशत है, दुनिया उसके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहती है। हर कोई कंट्री कहता है कि भाई मेरे रिलेशन अच्छे, मेरे रिलेशन अच्छे, और हम खराब करके बैठे कैसे देखें? जैसे उन्होंने जवाब दिया था वो बात ठीक थी कि पीपल्स आर नाउ मोर अवेयर, ठीक है। और हमारे यहाँ लोग मुआश को लेके उस हद तक रियलिस्ट नहीं होते। आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक जैसे मजहबी जमात है तो वो लोगों को अपना कोई ख़ास एजेंडा लेके या कोई ख़ास प्रोपेगेंडा करके उनको वरगला लेते हैं, और लोग उनके पास अगर खाने को रोटी नहीं है लेकिन वो उठ के बाहर आ जाते हैं।
तो ये असल में हम खुद कंफ्यूज हैं। जब तक हम खुद अपने आप को इन सारी चीज़ों के लेके ना वाज़ेह नहीं ना कर देंगे अपने आप को कि हम किस जगह पे खड़े हैं, जब तक हमारी ये कलेक्टिव कन्फ्यूजन, जैसे वो कलेक्टिव सब कॉन्शियसनेस में योंग ने कहा था, असल में यहाँ हम कलेक्टिव तौर पे कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। तो जब तक ये कलेक्टिव कन्फ्यूजन हमारी दूर नहीं होगी, लोग वाक़ईतन अवेयर हैं, लोगों को पता है कि ना तो मज़हब के नाम पे, ना रेस के नाम पे, ना दूसरी कौम किसी भी इस चीज़ के नाम पे लोगों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी असल में हम इस नहज पे आ गए हैं कि अब ये ना आसानी से ये चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये एक टाइम है, एक वक्त है, वो लगेगा। या अब कट कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। हमारे लोगों के बीच में इतने को नफरतें कैसे आ जाती हैं? अभी आप देखोगे किसी भी नाम पर, मजहब के नाम पर आप कहोगे कि इसको काट दो, वो काट देंगे और उसके पीछे तहकीक भी नहीं करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। क्या लगता है कि क्या हमारे अंदर एक नेल्सन मंडेला का कॉल है, जिस भी मुल्क को तबाह करना वहाँ पर मजहबी एक्सट्रीमिस्ट को डाल दो, वो मुल्क तबाह हो जाएगा? जो मॉब होता है ना, मॉब, उसकी सोच नहीं होती मॉब साइकोलॉजी के मुताबिक। बिल्कुल हुजूम का कोई नज़रिया नहीं होता। हुजूम जो भी करता है, हजूम के पीछे एक उसकी अपनी ही साइकी होती है। वो एक बंदे की सोच नहीं हो, ना एक बंदे की सोच होती है, ना एक बंदे का एक्ट होता है। तो ये हमारे पास मिसालें हैं तारीख़ में कि रिलीजन के नाम पे और नेशनलिज्म के नाम पे, जो रीजनल नेशनलिज्म होता है उसके नाम पे, मतलब मैं वैसे किसी ना किसी हद तक नेशनलिज्म के हक़ में भी हूँ, अगर वो मीडिएट हो तो उसके नाम पे जब लोगों के जत्थे बन जाते हैं तो फिर वो फ़र्द के तौर पे नहीं सोचते, फिर असल में वो हुजूम के तौर पे सोचते हैं और उनको प्रोपेगेंडा करके किसी भी समत में, जैसे ना वो शीप हर्ड साइकोलॉजी, उनको उस तरफ घेरा जा सकता है, उनको लेके जाया जा सकता है और उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। असल में वो हिप्नोटाइज होते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा यार गाइस, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव हमारी कन्वर्सेशन हुई। थैंक यू सो मच गाइस, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ मैं पंजाबी नहीं बोल सकिया ਤੁਹਾਡੇ फोर्स ਕਰਨ ਦੀ वजह ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ना कर अच्छा, पंजाबी ना बोलने के पीछे मैं रीजन बताता हूँ। हमारे ना बहुत सारी पब्लिक जो है वो हिंदी स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग। जिन्ने भी हिंदी स्पीकर ने उन्होंने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और मैं इस वास्ते पंजाबी बोलने की गल करता मैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ बैठे हैं और साडी मादरी जुबान है और मादरी जुबान ਸਾਡੀ बेसिक नीड है, ਸਾਡਾ बुनियादी हक है। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ बुनियादी हक है। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਛਿਨ ਜਾਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਲਚਰ ਖੋਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ मैं भी थोड़ा कोऑपरेट किया अगर तुम बार बार कह रहे हो तो मैं उर्दू च गल कर लवां। यार बहुत कोऑपरेट किया गाइस इनके लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या दोबारा आप इस तरह की कोई कन्वर्सेशन इन दोनों भाइयों के साथ चाहते हैं तो जरूर हम करेंगे, राब्ता करने की कोशिश करेंगे अगर ये करना चाहे। थैंक यू सो मच यार ब्रोस, थैंक यू, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, वेरी नाइस। चैनल हैं जो डेली स्वैग नाम से है और वो काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं पाकिस्तान के और इंडिया के लहजे से भी देखा जाए तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। उनका ये वीडियो है और उस पर हम रिएक्शन करते हैं, आइए देखते हैं।